हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कंट्रोल फ्रीक मूवी को। ये फिल्म देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस और फिल्म का नाम है कंट्रोल फ्रीक। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत बेलरी से होती है, जो एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक दर्द से जूझ रही है। हर रात उसे एक सपना आता है जिसमें कोई उसे पानी में डुबोने की कोशिश करता है। खैर, उसके बाद हमें बेलरी की फैमिली के बारे में पता चलता है कि उसके माँ तो सालों पहले ही मर चुकी है। अभी उसके डैड का कुछ पता नहीं, और वो भी उसका हस्बैंड है जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आज उसके लिए उनके गांव से एक लेटर आया था, जिसे देखते ही उसका मूड काफ़ी खराब हो गया। उदासी बढ़ने पर वो अपनी फ्रेंड से मिलने गई, लेकिन तब भी मूड नहीं बदला। वो कई दिनों से खुद में अजीब बदलाव नोटिस कर रही थी, जैसे सिर में लगातार खुजली होना। आज उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल में रखा, लेकिन दवा लेने के बाद भी जब खारिश में कोई राहत नहीं मिली तो वो घबरा गई। परेशान होकर उसने इंटरनेट पर अपनी खारिश के बारे में सर्च करना शुरू किया, लेकिन जो परिणाम सामने आई उन्हें देखकर वो बहुत डर गई। डर और घबराहट में बेलरी ने छत से लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन उसकी परेशानी यही खत्म नहीं हुई। उसी रात उसके घर में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। हर तरफ चिट्ठियों का आर्मी थी। यह कहाँ से आई, कहाँ जा रही, बेलरी को अंदाजा नहीं था, जैसे कोई उन्हें किसी मकसद के लिए भेज रहा हो। बेलरी ने चिट्ठियों का पीछा करना शुरू किया। तभी उसकी नज़र एक दीवार के कोने में सुरंग पर पड़ी। जब उसने अंदर झांका तो अंदर बहुत सारी चिट्ठियाँ थी, जिन्हें देखकर वो डर गई। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, बेलरी को एक इंटरनेशनल टूर के लिए निकलना था। उसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए था, मगर जब उसने अपने डॉक्यूमेंट्स में देखा तो उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। उसे याद आया शायद माँ के पास होगा, लेकिन माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। उसे सिर्फ एक ही उम्मीद थी, अपनी आंटी। वो अपनी आंटी के पास पहुंची, पर उसके मन में एक और सवाल भी था, उस रहस्यमय बॉक्स का जिसे उसकी माँ ने मरने से पहले उसके नाम छोड़ा था। अपने माँ को याद करते हुए उसकी आंखें नम हो गई। आंटी ने कुछ देर बाद एक लॉकर का पता बताया, जहाँ वो बॉक्स रखा गया था। बेलरी और आंटी लॉकर लेने के लिए निकली। यहाँ आकर देखा कि वो बॉक्स गायब था। उसकी आंटी ने कहा, शायद तुम्हारे पापा उस बॉक्स को ले गई हो, ये भी तो हो सकता है। बेलरी सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर लौट आई। घर आते ही उसकी हालत और बिगड़ गई। वो पागलों की तरह दोनों हाथों से सिर फुला रही थी। ये सब कुछ अजीब था। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पाए। बेलरी को लगा शायद ये जेनेटिक हो, शायद उसकी माँ को भी था, अब उसे हो गया। फिलहाल उसे अपने इंटरनेशनल टूर के ऊपर फोकस करना था, इसलिए अपने पापा से मिलने का फैसला किया। सिर की हालत छुपाने के लिए उसने कैप लगाया और गांव चली गई। वहां पापा से मुलाकात हुई, जो एक सोल्जर थी। बेलरी अपनी मौन बन चुके पापा से मिली और पूछा, मामा का छोरा बॉक्स कहाँ है? पापा ने कहा, मुझे नहीं पता। बेलरी की नज़र कमरे में लगी अजीब पेंटिंग पर पड़ी। जब उस पेंटिंग के बारे में पूछा तो उसके पापा ने उसे चांची नाम की एक एंटिटी की कहानी सुनाना शुरू की। दरअसल सांची एक पैरासाइटिक आत्मा थी, जो इंसानों के भीतर रहकर उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को चूसती थी। जिस भी इंसान पर सांची का कब्जा हो जाता, वो तब तक उससे जुड़ी रहती जब तक उस इंसान की सारी आंतरिक शक्ति खत्म हो जाए। लेकिन बेलरी वहां इन बातों की जानकारी लेने नहीं आई थी। उसका असली मकसद था अपने पिता की चाबी चुराना। जाते जाते वो चोरी छिपे उनके लॉकर तक पहुंचती है, इस उम्मीद में कि वहां उसे वो रहस्यमय बॉक्स मिलेगा जो उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ा था। लेकिन वहां वो बॉक्स नहीं मिलता। लेकिन हाँ, बेलरी को वह एक चीज जरूर मिली, उसका बर्थ सर्टिफिकेट। उसे देखकर उसके मन में कई सवाल उठे, लेकिन वो वहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहती थी। जैसे ही वो जाने लगी, उसे एक गुड डैम के पास से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी करुण थी कि ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा पानी में डूब रहा हो। बेलरी उस आवाज के पीछे पीछे चलती हुई एक स्टोर रूम तक पहुंची।
स्टोर रूम के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा और रहस्यमय माहौल था। वहाँ बहुत सारी गुड़ियाँ पड़ी थीं, जिनमें से कुछ अजीब सी लग रही थीं, जैसे वो उसे देख रही हों। जैसे ही वेलरी उनके पास बैठकर उन्हें गौर से देखने लगी, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज उसके बहुत करीब आ गई है। अचानक उसके कंधों पर कई हाथों का स्पर्श हुआ, जैसे बहुत सारी बुरी आत्माएं उसे पकड़ने ही वाली थीं, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वो तो यहाँ का गार्ड था, यानी असल में हेलुसिनेशंस उसी को हुए थे। वेलरी अब घर आकर बहुत कंफ्यूज थी। आज जो कुछ उसके साथ हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह अपने डैड के लॉकर से लाए सामान को देखने लगी। उसमें उनकी फैमिली की पुरानी तस्वीरें थीं, उसके डैड की जो कभी सोल्जर थे और उसकी मॉम की जो बेहद खूबसूरत थीं। तस्वीरें देखते हुए वेलरी को एहसास हुआ कि उसे कभी पता ही नहीं चला उसकी मॉम की मौत कैसे हुई थी। तभी उसने एक तस्वीर में मॉम के हाथ पर वैसा ही एलर्जी का निशान देखा जैसा उसने हाल ही में इंटरनेट पर अपनी बीमारी सर्च करते वक्त देखा था। यहीं से उसे यकीन हो गया कि जो बीमारी उसे है वही उसकी मॉम को भी थी और इसका सीधा रिश्ता उसकी मॉम से है। इस बीमारी ने वेलरी को अंदर से काफी चिड़चिड़ा भी बना दिया था। उसका व्यवहार उसके पति रूबी के साथ भी अब अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वह लगातार चिड़चिड़ी और तनावग्रस्त रहने लगी है। उसने तय कर लिया कि वह आज रात अपना सिर नहीं खुजलाएगी, क्योंकि शायद उसे स्कैल्प एलर्जी या किसी डर्मेटोलॉजिकल समस्या है, जिसकी वजह से वह रात में बार बार अपना सिर खुजलाती है और उसे नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए वह अपने हाथों पर ग्लव्स पहनकर उन्हें बांधकर सो जाती है, ताकि अनजाने में भी खुद को नुकसान न पहुंचा सके। सुबह उसकी नींद एक झटके से खुलती है और वह देखती है कि उसके हाथों से ग्लव्स गायब है और उसने फिर से अपने सिर को इतना खुजाया है कि खून बहने लगा है। यह देख वह डर जाती है। इसके बाद वह अपनी माँ की एक पुरानी तस्वीर लेकर अपनी आंटी के पास जाती है, जिसमें शायद उसकी माँ की एलर्जी के लक्षण दिखाए गए हैं। शायद उसे लगता है कि वही समस्या आप उसमें भी आ गई है। उसे देखकर आंटी उदास हो जाती है और वेलरी को बताती है कि उसकी माँ पर शायद कोई कर्ज या शराब की लत थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। उन्होंने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब वेलरी ने पूछा कि डैड ने क्या किया, तो आंटी ने सिर्फ इतना कहा कि उससे दूर रहना। कुछ देर बाद वेलरी एक फोटोशूट पर जाती है, जहां हेवी लाइट्स में वह देखती है कि उसके साई के साथ कोई और भी खड़ा है। ये देखकर वह बुरी तरह डर जाती है, लेकिन वेलरी ने अपनी फीलिंग्स किसी से जाहिर नहीं की। घर आकर भी वह परेशान थी और सिर खुजलाते हुए खून निकाल बैठी, जिसे रॉबिन ने नोटिस किया। वेलरी ने उससे झूठ कहा कि कुछ नहीं हुआ। जब उसने दवाई की दराज खोली तो उसके हस्बैंड को उसकी बर्थ कंट्रोल पिल्स दिख गईं। इसे देखकर रूबी और उसके बीच झगड़ा शुरू हो गया। वेलरी भी गुस्से में थी और खुद से जूझ रही थी। नाराज होकर उसने कह दिया, ठीक है, तुम मुझसे दूर ही रहो। यह बेहतर था, लेकिन अब उनके रिश्ते में दरारें आने लगी थीं। वेलेरी अब अकेले अपने कमरे में रहने लगी थी। उसने ठान लिया था कि अब हर रात अपना सिर नहीं खुजलाएगी, इसलिए उसने रात को अपने हाथ बांधकर सोना शुरू कर दिया। मगर अगली सुबह जब वह उठी तो हैरान रह गई। उसके हाथ खुले हुए थे और उसने फिर से अपने स्कैल्प से खून निकाल लिया था। अब उसे इतना तो समझ आ ही गया था कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है उसमें कोई दूसरी एंटिटी शामिल है, क्योंकि वह खुद अपने हाथ खोल ही नहीं सकती थी। यह तय था कि रात में किसी और ने उसके हाथ खोले थे। उठते ही वेलरी दोबारा अपने घर में बहुत सारी चींटियों को देखती है, जिससे वह परेशान हो जाती है। वह इन चींटियों का पीछा करते हुए उनके स्रोत तक पहुंचने की कोशिश करती है और देखना चाहती है कि ये आखिर कर क्या रही हैं। इसी जिज्ञासा में वह अपने घर की दीवार तोड़ने लगती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। जब वह बाहर जाकर देखती है तो उसके डैड वहां खड़े होते हैं। वेलरी के डैड बहुत चिंतित नजर आते हैं और कहते हैं कि वह लगातार उसे कॉल कर रहे थे, लेकिन वेलरी ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए वह सीधे वहां आ गए। वह वेलरी की मां के बारे में कुछ जरूरी बात साझा करना चाहते हैं।
वे बातचीत शुरू करते हैं और कहते हैं कि वेलरी, तुम्हारी मॉम एक बहुत अच्छी इंसान थी और आज मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ उनकी मौत कैसे हुई। सालों पहले मैं एक सोल्जर था। एक मिशन के दौरान मैंने दुश्मन की एक महिला सिपाही को मार दिया, लेकिन ना जाने उसमें कैसी अजीब ताकत थी। उसकी मौत के बाद कुछ उसके अंदर से निकलकर मेरे अंदर आ गया। मुझे बहुत बाद में समझ आया कि वो एक सेंचुरी नाम की पैरानॉर्मल एंटिटी थी, एक तरह का शापित पैरासाइट, और मेरी वजह से वो शक्ति तुम्हारी मॉम से जुड़ गई। मैंने उसे उस पैरासाइट से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। फिर तुम पैदा हुई और उसके साथ ही वो सेंचुरी तुम्हारे अंदर आ गई। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। आजकल वेलरी के आसपास बहुत अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं और उसके डैड जानते थे कि इन सब के पीछे वही सेंचुरी है। उन्हें यह भी पता था कि अगर वेलरी को सारी सच्चाई बता दी गई तो वह बुरी तरह रिएक्ट करेगी। इसलिए उन्होंने उसकी चाय में नींद की गोलियां मिला दी। वेलरी कुछ ही देर में बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसे सब कुछ याद आ गया, उसके डैड की बातें, सेंचुरी की हकीकत और अपनी माँ की रहस्यमय मौत। वह सच जानने के लिए अपने ही घर में खोजबीन करने लगी। उसे एक पुराने बक्से में कई अखबारों की कटिंग्स और दस्तावेज मिले, जिनमें साफ लिखा था उसकी माँ की हत्या उसके पिता ने ही की थी। ये पढ़ते ही वेलरी अंदर से टूट जाती है। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। वह घर की खिड़कियां बंद करने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन तभी वेलरी को खिड़की के बाहर अपनी मॉम की परछाई दिखती है और उसे वो डरावना दिन याद आ जाता है जब उसकी मॉम की मौत हुई थी। उसने देखा कि उसके डैड उसकी मॉम को पानी में डुबो रहे थे। गुस्से में वेलरी अपने डैड से बदला लेने उनके घर जाती है और पूछती है, क्यों मारा आपने मेरी मॉम को? उसके डैड कहते हैं, मैंने नहीं मारा, मैं तो उसे संशी से बचा रहा था। वेलरी के डैड ने बताया कि संशी बहुत ताकतवर था और उसकी मॉम उसे बचाते बचाते मारी गई। उन्होंने कहा, तुम्हारी मॉम ने अपनी जान तुम्हें बचाने के लिए दी, लेकिन मरने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाई। अब वो संशी तुम्हारे साथ है और उसे खत्म करना जरूरी है। वेलरी को डर लगने लगा और वह डैड को वहीं छोड़कर घर लौट आई। अगले दिन उसका सेमिनार था। वेलरी का इंटरनेशनल सेमिनार था। वह नहीं चाहती थी कि सबके सामने उसका मजाक बने, इसलिए उसने केप पहन ली। शो शुरू हुआ। भीड़ ज्यादा थी। उसने एक लड़की को स्टेज पर बुलाया और कहा, जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे कुछ नहीं कर सकते। बोलते हुए वह अनजाने में सिर खुजाने लगी। तभी शीशे में उसे उस औरत की परछाई के साथ एक और परछाई भी नजर आई, बिल्कुल उसके पीछे। परछाई देखकर वेलरी समझ गई कि ये संशी है। डर से वो स्टेज पर गिर गई और तड़पने लगी। सब लोग हैरान थे। तमाशा बनते देख वो स्टेज से भाग गई और गाड़ी में बैठकर घर चली गई। वह भी सिर खुजाती रही जब तक कि सिर में सुराख नहीं हो गया। उंगली अंदर डालते ही उसका ब्रेन डैमेज हो गया और उसे होशहवास सब खो बैठी। वेलरी बेहोश होकर गिर पड़ी। रॉबी उसे हॉस्पिटल ले गया, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन संशी अब भी उसके साथ था। पहली बार हॉस्पिटल के अंधेरे में वो साफ दिखा। वेलरी के ऊपर चढ़ा, उसे तंग करता हुआ। वो उसके सिर में हाथ मार रहा था, पर इस बार वेलरी डरी नहीं, चीखी नहीं और सिर नहीं खुजलाया, क्योंकि अब वो सच जान चुकी थी। अब वेलरी संशी से नहीं डरती थी, बल्कि उसका सामना कर रही थी। जैसे जैसे उसने डर पर काबू पाया, उसकी हालत बेहतर होने लगी। रॉबी भी उसका खूब ख्याल रख रहा था। वो वेलरी को सिर छूने से रोकता, क्योंकि इससे उसका शरीर पैरालाइज हो गया था। चलना मुश्किल था, पर वो फिर से सीख रही थी।
सोते वक्त सिर ना खुजाए, इसलिए रॉबी ने उसके हाथ बांध दिए। सुबह रॉबी ने देखा कि वेलेरी के हाथ खुले थे, सिर खुजलाया हुआ था और पास में एक सीजर पड़ी थी। उसे लगा वेलेरी खुद ही सब कर रही है। गुस्से में वो उसे छोड़कर चला गया। वेलेरी अकेली पड़ गई, टूटने लगी। सहारा पाने के लिए उसने अपनी पुरानी मोटिवेशनल वीडियो देखी, जिससे उसे थोड़ी हिम्मत मिली। वेलेरी ने तय कर लिया था कि अब वो खुद संशी का सामना करेगी। रात में उसने रॉबी को बेहोश कर दिया और मिरर रूम में जाकर चिल्लाई, सामने आओ। कुछ देर बाद एक शीशे से डरावना हाथ निकला और उसे पकड़ लिया। ये संशी था। वो सामने आया और बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वेलेरी की गर्दन पर चाकू रख दिया। वेलेरी डर से चीखी तो रॉबी को होश आ गया। उसने खुद को बेर से बंधा पाया और छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उधर वेलेरी खुद का हाथ काटने वाली थी ताकि वो सिर न खुजा सके। उसने हिम्मत जुटाई, हाथ मशीन के नीचे रखा और कटर चला दिया। खून बहकर उसके चेहरे पर गिर गया। हाथ काटने से वेलेरी को बहुत दर्द हुआ, लेकिन उसने खून रोकने की कोशिश की। फिर उसने तय किया कि अब दूसरा हाथ भी काटेगी। तभी पीछे से संशी आया और उसे पकड़ लिया, मगर वेलेरी अब नहीं डरी। संशी ने डराने की कोशिश की, लेकिन वेलेरी बातों में उलझाकर अचानक उसका हाथ उसी कटर में डाल देती है, जिससे वो अपना दूसरा हाथ काटने वाली थी। चीखें सुनकर रॉबी परेशान हो रहा था। वेलेरी अब संशी से पूरी तरह भिड़ चुकी थी। हाथ काटने के बाद उसने मशीन उठाई और संशी पर हमला कर दिया, लेकिन उसके कटे हुए हिस्से दोबारा बन गए। ये देखकर वेलेरी डर गई और भागने लगी। तभी संशी उसके ऊपर आ गया और बोला, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वेलेरी ने जवाब दिया, अब कोई बचेगा भी नहीं। ये दिखाया जाता है कि रूबी किसी तरह खुद को छुड़ाकर बाहर निकलता है। बाहर आते ही वह वेलेरी को पानी में डूबता हुआ देखता है और तुरंत पानी में कूदकर उसे बचा लेता है। जब वे दोनों पानी से बाहर निकलते हैं तो हम रूबी के हाथ में एक छोटे से काले बच्चे को देखते हैं। यह संशी का ही छोटा वर्जन होता है। इसका मतलब था कि संशी अब कमजोर हो गया था। कुछ ही देर बाद जब उसे पानी में रखा जाता है तो वह पानी में घुलकर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में वेलेरी को दिखाया जाता है, जो अब एक बच्चे की मां बन चुकी है। उसका कटा हुआ हाथ भी जुड़ चुका था और वह अपने बच्चे के साथ बहुत खुश नजर आती है। लेकिन जब वह अपने बेटे को खाना खिला रही होती है, तभी कैमरा उसके बेटे के चेहरे पर एक छोटे से बर्थमार्क को दिखाता है। ये वही निशान था जो पहले संशी के चेहरे पर था। ये दृश्य दर्शकों के लिए एक सवाल छोड़ जाता है, क्या संशी सच में पूरी तरह खत्म हुआ या वह अब भी किसी रूप में जीवित है? और इसी रहस्यमय मोड़ के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।